क्या आप जानते हैं, आमतौर पर पुलिस एक केस को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, जिसमें डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है। मगर क्या हो जब एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के चक्कर में कई साल तक कोई केस डिले होते जाए, केस की फाइल्स ठंडे बस्ते में धूल खाती रहें। आज हम ऐसा ही एक केस के बारे में बात करेंगे। पूरी घटना ऐसी है कि अच्छी खासी फिल्म तैयार हो सकती है। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाया जाता है। या तो घटना अंजाम देने वाले की किस्मत साथ दे दे या जांचकर्ता लापरवाही दिखाने लगे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र एंड रत्नेश फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आने वाले बिसरख थाना क्षेत्र से। यह चिपियाना इलाके में पंचविहार कॉलोनी पड़ती है, जहां एक मकान बना हुआ है। आज से लगभग 8 साल पहले की बात होगी। 2018 का साल चल रहा था। पंचविहार के मकान में 4 लोगों का परिवार रहा करता। मुखिया थे 34 साल के राकेश कुमार, इनकी पत्नी थी 27 साल की रत्नेश देवी और 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 3 साल की बेटी अवनी और 1.5 साल का बेटा अर्पित। ये खुशहाल परिवार था। वैसे राकेश मूल रूप से अलीगढ़ के गंगेरी में आने वाले एक गांव नौगवां के रहने वाले थे। ये पैथोलॉजी में डिप्लोमा होल्डर हैं और नोएडा के लाल पैथोलॉजी में जॉब करते थे। इन्हें वहां पर काम करते हुए 8 साल हो चुका था। बाद में अपना एक मकान पंचविहार में बना लिया और यहाँ पत्नी बच्चों के साथ रहने लगे। घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। गांव से भी माता पिता भाई आते जाते रहते हैं। पत्नी रत्नेश का मायका एटा में है। इनके भी घर वाले यहाँ आते जाते रहते हैं। जितना नॉर्मल ये परिवार बाहर से लगता था उतना है नहीं। 15 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे के एक दिन के बाद की बात है। सुबह में समय के अनुसार राकेश नींद से जगते हैं, पर रियलाइज किया कि इनकी पत्नी और दोनों बच्चे घर पर कहीं दिख नहीं रहे। हो सकता है कि आस पड़ोस में गए हों। पति ने रत्नेश जी को आवाज दिया, पूरे घर में खोजा, पड़ोस में जाकर पूछा, लेकिन वो तीनों कहीं मिले नहीं। राकेश को घबराहट शुरू हो जाती है। घर पर यह भी नोटिस करते हैं कि पत्नी बच्चों के सामान भी गायब हैं, उनके कपड़े गहने भी गायब। कहीं पत्नी पैकिंग करके बच्चों के साथ चली तो नहीं गई, घर तो नहीं छोड़ दिया। लेकिन वो जाएगी कहाँ? हो सकता है कि मायके गई हो। राकेश पहले अपने घर पर कॉल लगाते हैं। अपनी पत्नी को भी ट्राई किया था, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद बता रहा था। घर के लोग भी थोड़े चिंतित हुए। राकेश के पिता बनवारी लाल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर ड्यूटी कर चुके हैं, अभी फिलहाल रिटायर्ड हैं। माँ इंद्रावती एक होम मेकर थीं। राकेश के 2 भाई भी हैं, राजीव और परवेश या प्रवेश। ये सभी लोग मिलकर रत्नेश का पता लगाने लगे। उधर रत्नेश के मायके में भी धीरे धीरे खबर पहुंचती है कि बेटी गायब हो गई। उनके पिता मोतीलाल और 2 भाई जितेंद्र और रवि भी अपने लेवल पर ढूंढने लगे हैं। शुरुआत में यह संदेह था कि मायके के लिए निकली हो। चिपियाना से एटा करीब 200 किलोमीटर दूर है। 3-3.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यहाँ आने की ड्यूरेशन भी समाप्त हो गई। उसको आना होता तो पहुंच चुकी होती। वैसे राकेश के मन में कई दिनों से कुछ संदेह भी हो रहा था पत्नी को लेकर। वो हमेशा फोन में लगी रहती, किसी न किसी से बात किया करती। कहीं उसका कोई प्रेमी तो नहीं उसके साथ घर से चली गई हो। बच्चों को भी अपने साथ ले गई। 15 फरवरी को ही पति राकेश बिसरख थाने गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अज्ञात के खिलाफ उसे भगा कर ले जाने का भी इल्जाम लगाया। पड़ोसी भी मीडिया से बात करते समय यही बताते हैं। राकेश अपनी पत्नी के जाने से काफी परेशान थे। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं, पोस्टर छपवा कर कई जगह चिपकाने को बोल रहे थे। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाकर अपलोड किया कि जो भी इनको जानता है, पहचानता है, अगर कोई पता देगा तो बदले में इनाम दिया जाएगा। समय बीतते जा रहा था, लेकिन पत्नी बच्चों का कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी। राकेश को जहां कहीं से कुछ पता चलता कि एक महिला इस जगह पर देखी गई है, तो ये पहुंच जाया करते थे। यही सब करते हुए दिन बीत रहे थे। अचानक से पत्नी के मायके वाले, उसके पिता, भाई इत्यादि ससुराल वालों और पति पर ही इल्जाम लगाने लगे कि यही लोग बेटी और नातियों के गायब होने के पीछे हैं। इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। जिस थाने में पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, बिसरख थाना, यहाँ पत्नी के मायके वाले भी पहुंचे, लेकिन पुलिस इनका एफआईआर दर्ज करने से मना कर रही थी। उधर ससुराल के लोग भी कहते हैं कि हम तो खुद इतने दिनों से परेशान हैं, बहू को ढूंढ रहे हैं। जो भी हो, मायके वाले ससुराल वालों को अपना दोषी मान रहे थे और पुलिस भी इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। राकेश और रत्नेश की शादी 2012 के आसपास हुई थी, जो अरेंज मैरिज है। 2011 में राकेश की लाल पैथोलॉजी में जॉब लगी, उसके अगले साल ही शादी कर ली। 2015 में बेटी अवनी का जन्म होता है। 2017 में बेटा अर्पित पैदा हुआ। पति राजेश को यह भी कंफर्म नहीं था कि पत्नी का कोई प्रेमी है और वो उसके साथ चली गई। जिस प्रकार से घर से उसके सामान गायब हैं, लगेज नहीं है, बच्चों को भी साथ ले गई, उसे तो यही लग रहा था कि किसी के साथ चली गई है, वरना अकेले सामान और बच्चे संभालते हुए कैसे ट्रैवल करेगी। दोनों ही परिवार के लोग काफी चिंतित थे। अब फरवरी से मार्च आया, मार्च से अप्रैल, पत्नी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला।
राकेश का गांव जहां पर था अलीगढ़ के गंगीरी में, उसी गांव के रहने वाले हैं राजेंद्र अलायस कलुआ। राजेंद्र और राकेश बचपन के दोस्त हैं, चूंकि सेम गांव के रहने वाले हैं। पत्नी बच्चों के गायब होने के करीब 2 महीने के बाद 26 अप्रैल 2018 की डेट है। अब यहाँ से सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। पति राकेश को अपनी पत्नी के बारे में कहीं से कुछ सुराग मिला। ये कासगंज, जिसको कांशीराम नगर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के ढोलना थाना क्षेत्र में राकेश पहुंचे। ये अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने दोस्त राजेंद्र के साथ बाइक से आए। कासगंज में आते ही अचानक ये लोग भी लापता हो जाते हैं। राकेश के परिजन तो पहले से ही परेशान थे और अब बेटा भी गायब हो गया। राजेंद्र के माता पिता और भाई भी चिंतित हुए। उन दोनों ने इनका कॉल उठाना भी बंद कर दिया। मोहल्ले के लोगों में ये अफवाह उड़ने लगी कि राकेश को अपनी पत्नी बच्चों के बारे में पता चल चुका था। वो उनको लिवाने के लिए निकले थे। इनके 2 बच्चे हैं, कम से कम एक बच्चा पत्नी इन्हें सौंप दे, उसके बाद ये उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। पर अब उनकी वाइफ और उसके प्रेमी ने इन दोनों को गायब कर दिया। कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में मरुपुर करके एक इलाका पड़ता है। यहीं सुनसान जंगल के रास्ते एक रेलवे लाइन गुजरती है, कासगंज मथुरा रेलवे लाइन। सुबह के समय जब कोई स्थानीय शख्स रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे थे, तब एक अजीब सी चीज देखी। देखते ही ये काफी घबरा जाते हैं और अपने गांव में जाकर बताया, जिसके बाद कासगंज पुलिस ट्रैक के पास पहुंची। वहां पर एक इंसान पड़ा हुआ था। देखने से कोई 30-35 साल का आदमी लगा। उसका सर गायब था, हाथों की उंगलियां भी गायब थीं। शायद ये आदमी ट्रेन के नीचे आ गया हो, कोई अनहोनी का मामला है। यहाँ और भी पुलिस बल बुलाए जाते हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंची। उस आदमी ने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे थे, शर्ट पैंट वगैरह। पुलिस ने इसकी तलाशी ली, शायद कोई पहचान लायक चीज मिल जाए। इनके शर्ट की पॉकेट में एक रसीद पड़ा हुआ था। ऐसा लगा जैसे LIC प्रीमियम भरने के बाद जो रसीद मिलती है वो हो। उस पर नाम इत्यादि भी लिखे हुए थे। पैंट की जेब से एक वॉलेट मिला, उसमें कुछ और भी पहचान लायक ID रखे हुए थे। एड्रेस भी लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि सर गायब था, चेहरा गायब था, इसलिए आदमी की पहचान नहीं कर सकते। एड्रेस अलीगढ़ के गंगीरे के एक गांव का मिला। कासगंज की पुलिस अलीगढ़ की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए भेजा। साथ में आदमी के पास से पहचान लायक जो भी चीजें मिली उसकी भी फोटो भेजी गई, क्या पता घर वाले पहचान लें। इधर घटनास्थल पर पुलिस आसपास अच्छे से खोजबीन करती है, कहीं और भी कुछ मिल जाए, कहीं सर भी मिल जाए। हो सकता है कि अचानक ट्रेन के आने से आदमी को संभलने का मौका नहीं मिला होगा। ट्रेन की रफ्तार तेज होगी, इसलिए सर कहीं दूर चला गया हो। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्हें केस में कुछ खटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आदमी के सर और हाथ को किसी तेजधार चीज से अलग किया गया है। अगर ट्रेन के पहिए से होता तो अलग तरह का निशान बनता। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। अगर ऐसा हो कि जानबूझकर किसी ने घटना अंजाम दी, पहचान छिपाने के लिए सर गायब कर दिया, फिर पैंट और शर्ट की पॉकेट में पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे मिल गए? जो कपड़े आदमी ने पहने थे उस पर भी रक्त कम लगा, जिस हिसाब से घटना कारित की गई उसकी अपेक्षा में। रेलवे ट्रैक के आसपास भी बहुत कम मात्रा में रक्त बिखरा हुआ था। क्या कहीं और घटना कारित की गई और यहाँ ठिकाने लगाया? उधर अलीगढ़ की लोकल पुलिस मिले हुए एड्रेस पर पहुंची। वो घर राकेश का था। राकेश के पिता और भाई से बात किया गया। एक बात की पुष्टि हुई कि राकेश कई दिनों से घर नहीं आया, उसका फोन बंद है। परिवार के लोग उसकी LIC की रसीद और वॉलेट भी पहचान जाते हैं, इनका ही बेटा है। अब इन्हें कासगंज के ढोलना जाकर सरकारी हॉस्पिटल में पहचान करनी पड़ेगी। पर बात इतनी आसान भी नहीं। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैलने लगी, लोग बातें करने लगे। वैसे अगर आपको याद हो तो एक और घर का आदमी गायब है, यानी राजेंद्र। उनके परिवार तक भी बात गई, वो भी पुलिस के पास आकर पूछते हैं। ये पुलिस स्टेशन भी गए थे अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राकेश के साथ साथ राजेंद्र के घर वाले भी कासगंज पहुंचे शिनाख्ती के लिए। उस आदमी का चेहरा तो था नहीं, बस शरीर है और उसके पहने हुए कपड़े हैं, उसी से पहचान करनी है। यहाँ काफी हैरान करने वाली बात हुई। दोनों ही परिवार के लोग क्लेम करते हैं कि इनका बेटा है। एक बोलता है कि राकेश है, दूसरा बोलता राजेंद्र है। आदमी के पास जो भी एविडेंस मिले, ID मिली, उसने जो कपड़े पहने हुए थे उससे साफ साफ लगा कि राकेश है। शरीर की बनावट भी राकेश की तरह ही थी। इनके घर वाले, भाई, माता पिता बिल्कुल कंफर्म थे कि इनका बेटा राकेश है। पर राजेंद्र के घर वाले थोड़े डाउटफुल थे, कंफ्यूज थे। कासगंज पुलिस ने इसका भी सोल्यूशन निकाला, क्यों ना एक बार DNA टेस्ट कराकर देख लिया जाए। पुलिस ने डॉक्टर से बात की, उस आदमी का ब्लड सैंपल प्रिजर्व करते हैं। दोनों परिवार के पिता के DNA सैंपल भी निकाले गए, लखनऊ के फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इधर राकेश के घर वाले अपने बेटे को लेकर अलीगढ़ चले गए। वहां विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। पहले पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चों के साथ घटना हुई, वो गायब हो गए, और अब राकेश के साथ। फिर भी रत्नेश के मायके वाले ससुराल वालों को जिम्मेदार मानते हैं। जब पुलिस ने इनकी कंप्लेन लिखने से मना कर दी तो सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं।
कोर्ट के पास CRPC 156(3) के तहत एक पावर होती है। अगर लोकल पुलिस FIR रजिस्टर करने और जांच करने से मना कर दे तो कोर्ट आदेश दे सकती है। बेटी नातियों के गायब होने के 8 महीने के बाद कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके बाद राकेश और उसके परिवार के खिलाफ बिसरख पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज हुआ। अब राकेश तो इस दुनिया में नहीं है तो उन पर कार्रवाई कैसे होगी। उधर चूंकि राजेंद्र गायब हैं, उनके घर वाले थानों के चक्कर लगाते हैं, उनकी भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। राकेश के जो भाई हैं राजीव, अब तो ये भी बिसरख थाने पहुंचे और भाई के ससुराल वालों पर IPC 302 और 201 के तहत मामला दर्ज करा दिया। इल्जाम लगाते हैं कि भाभी के परिवार वाले शुरू से ही हमें उनके गायब होने का जिम्मेदार मानते हैं। बेटी का बदला लेने के लिए भाई को धोखे से बुलाया और वो घटना कारित कर दी। राकेश और रत्नेश दोनों के परिवार के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। जब थाने में किसी पर केस दर्ज हो जाए तो उस व्यक्ति के गांव में भी बातें उठने लगती हैं। एक तरह से लोग इसे बेइज्जती मानते हैं। रत्नेश के परिवार के साथ भी यही हुआ। इन पर दामाद के साथ घटना कारित करने का इल्जाम लग गया। एक और विपत्ति आ गई। पहले ही बेटी बच्चे गायब हैं, उसको लेकर परेशान थे। अब साल 2018 बीत गया, 2019 आया, फिर 2020 आ गया। बीच में कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लगा। अब 2021 का साल आता है। जो रेलवे ट्रैक पर वो आदमी मिले थे, पुलिस ने उनके DNA सैंपल लखनऊ भेजे थे जांच के लिए। अब तक 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक DNA रिपोर्ट आया नहीं। यह भी काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। 2021 के जुलाई-अगस्त की बात होगी। कासगंज में एक नए SP का ट्रांसफर होता है। इन्होंने जिले के पेंडिंग केसेस की पड़ताल की। उसी में फाइलों के बीच दबा हुआ और धूल खाता ये केस SP की नज़र में आया। DNA रिपोर्ट आनी है, पर अभी तक आई क्यों नहीं, ये लखनऊ में पता करवाते हैं। पुलिस के अनुसार DNA रिपोर्ट वहीं अटकी हुई थी। इंटरफेयर करने पर रिपोर्ट कासगंज पहुंची। DNA रिपोर्ट में सामने आया कि वो आदमी और राकेश के पिता का DNA मैच नहीं हुआ, बल्कि राजेंद्र के पिता के साथ मैच हुआ। यानी वो आदमी राकेश नहीं बल्कि राजेंद्र था। ये सब देखते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। SP के निर्देश पर एक टीम का गठन किया जाता है। 3 साल के बाद वापस ये केस ठंडे बस्ते से बाहर निकला। फिर से केस फाइल खुलती है। पुलिस रूटीन जांच की तरह राकेश के परिवार के पास पहुंची। जब वो आदमी राकेश नहीं था, तब उसके परिवार ने झूठी पहचान क्यों की, इसका जवाब जानना है। राजेंद्र के परिवार के पास भी पुलिस जाती है। उनका तो शुरू से ही सुनने वाला कोई नहीं, तब से ही बोल रहे थे कि वो इनका बेटा राजेंद्र था। पर उस दौरान राकेश के घर वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि राजेंद्र के परिवार को ही डाउट हो गया, शायद उनका ही बेटा हो सकता है, क्योंकि दोनों लड़कों की कद काठी, शरीर की बनावट, रंग रूप एक जैसा था। राकेश की वाइफ रत्नेश के घर वालों से भी बात किया गया। एक पड़ोसी के अनुसार रत्नेश के पिता कुछ समय पहले लखनऊ की एक चौक पर किसी आदमी से टकराए थे, जो बिल्कुल उनके दामाद जैसा लग रहा था। तभी से उन्हें कुछ डाउट हुआ। काफी हाई चांस था कि राकेश जीवित हो। पुलिस ने उसके घर के आसपास मुखबिर लगा दिए, नजर रखने लगे। परिवार के मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर रख दिया, किसके किसके कांटेक्ट में हैं। पुलिस सीधे जाकर राकेश के परिवार से पूछताछ नहीं कर सकती थी जब तक कि पुख्ता सबूत ना मिल जाए। ऊपर से उनको संदेह हो सकता है, अगर राकेश भी छिपा होगा तो सतर्क हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा। उसके घर वालों के मोबाइल नंबर्स की जांच में एक अननोन नंबर सामने आता है। उससे अक्सर राकेश के पिता को कॉल आते थे, लेकिन शायद कहीं से उनको भनक लग गई कि पुलिस ने वापस अपनी जांच शुरू कर दी है, वरना इसके पहले तक काफी कॉल पर बातचीत होती। बाद में कम हो गई जब पुलिस ने वापस फाइल ओपन की। वो अननोन नंबर एक और नंबर पर कॉल करता था, जो एक पुलिस कांस्टेबल की है, आगरा में पोस्टेड है। नाम था रूबी। पुलिस ने उस अननोन नंबर की लोकेशन निकलवाई, जो हरियाणा के पानीपत में दिखी। कई दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस उस अननोन नंबर को यूज करने वाले आदमी तक पहुंच गई। उसका नाम था दिलीप शर्मा। पुलिस ने इससे इसकी ID मांगी, पहचान पत्र मांगा। इसने आधार कार्ड दिए। सच में ये आदमी दिलीप शर्मा था। पिता का नाम सुभाष शर्मा है। घर कुशीनगर जिले के कुक्कन पट्टी में है। हरियाणा के पानीपत में राजमिस्त्री का काम करता है। पुलिस को फिर भी इस पर संदेह लगा। इसका चेहरा काफी हद तक राकेश से मिल रहा था, और ये क्यों उसके घर वालों को हमेशा कॉल करेगा, ये भी सवाल था। थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो दिलीप टूट गया और स्वीकार करता है यही राकेश है। 2 सितंबर 2021 तक पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है। अगली सुबह तक कांस्टेबल रूबी, राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंद्रावती, भाई राजीव और प्रवेश को भी अरेस्ट किया गया। 2011 से राकेश पैथोलॉजी का काम कर रहा था। रूबी इसके ही गांव की रहने वाली है। लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। 2012 में राकेश की शादी एटा की रहने वाली रत्नेश से हुई, जबकि राकेश पहले से ही रूबी को चाहता था। कुछ साल तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर 2016 में रूबी यूपी पुलिस में भर्ती हो जाती है। इसकी नौकरी लग गई। चोरी चुप के राकेश इसके संपर्क में तो था ही, मिलने भी जाता, पर आखिर कितने दिन पत्नी से छिपा कर रखेगा। बार बार फोन में लगे रहने से पत्नी को शक हुआ और एक दिन पति का फोन चेक कर लिया। सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। रत्नेश इसके बारे में अपने परिवार को कैसे बताए। ससुराल वालों के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं। उनसे दहेज की बात को लेकर बहस होता था।
कि तुम्हारे घर वालों ने शादी में बहुत कम सामान दिए थे। राकेश और रत्नेश अपने दोनों बच्चों के साथ बिसरक एरिया में रहते थे। घर में इनके अलावा और कोई नहीं। राकेश जो कि काफ़ी समय से मेडिकल फील्ड में है, तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी थी ह्यूमन बॉडी के बारे में। रूबी भी शादी का दबाव देती कि पत्नी को छोड़कर इसे शादी कर लो। पति भी पत्नी से रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका था, अब छुटकारा पाना है। अगर ये चाहता तो डिवोर्स भी दे सकता था, उसका भी ऑप्शन है, पर इसने ऐसा नहीं किया। पत्नी से इसके 2 बच्चे हैं, 3 और 1.5 साल के। उनके पालन पोषण की दिक्कत आएगी। पत्नी पति को छोड़ना कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब राकेश के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। इसने प्लानिंग शुरू कर दी। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे का दिन। रात में खाने पीने के बाद जब सभी लोग सो गए तो आधी रात को राकेश उठता है और एक कुल्हाड़ी से एक एक करके अपनी पत्नी बच्चों की कहानी समाप्त कर दी। अब ऐसे तो काफी रक्त भी घर में बिखरेगा, इसके लिए इसने पहले ही काफी इंतजाम कर लिए थे कि रक्त पूरे घर में फैले ना, आसानी से साफ हो जाए। जिस घर में ये लोग रहते थे इनका खुद का है। राकेश सोचता था कि घर के निचले हिस्से में क्लिनिक ओपन करेगा जहाँ बेसमेंट है। वहीं पर इसने मार्किंग करके रखे थे। रातों रात वहां खुदाई की और परिवार को वहीं दफन कर दिया। ऊपर से सीमेंट बालू से प्लास्टर कर देता है। उसके बाद अगले दिन शोर मचाया कि पत्नी दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। रत्नेश के परिवार को दामाद के बिहेवियर से उस पर कुछ डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसीलिए ये लोग बिसरक थाने में जाकर दामाद और उसके परिवार पर इल्जाम लगाते हैं। राकेश को थोड़ी चिंता हुई, घबराहट हुई, यह भी फंस सकता है। रूबी राकेश की घटना के बारे में सब कुछ जानती थी। चूंकि ये पुलिस में है तो अच्छे से पता था पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, काम कैसे करती है। उसी के अनुसार सारी प्लानिंग बनाई गई थी। अब राकेश को भी इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा, वरना केस में फंस सकता है। इसने अपने परिवार को सब कुछ बताया जो भी पत्नी के साथ किया। वो लोग पुलिस के पास जाने के बजाय अपने बेटे का साथ देते हैं। इन्हें ऐसे इंसान, ऐसे आदमी की जरूरत थी जो राकेश की तरह दिखता हो, उसके शरीर की बनावट, चाल ढाल सेम हो। राजेंद्र के साथ जो घटना हुई उसमें राकेश के परिवार और रूबी ने भी साथ दिया। 26 अप्रैल 2018 को राकेश राजेंद्र के घर से बाइक पर पिक करता है। बोला पत्नी मिल गई, बात करने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। फिर उसे कासगंज के ढोलना लेकर आया। इसी एरिया में राकेश के पिता कांस्टेबल की ड्यूटी किया करते थे, इसीलिए पूरे इलाके को राकेश पहचानता भी था, लेकिन राजेंद्र नहीं। रास्ते में रुक कर राजेंद्र को शराब भी पिलाता। उसको पहले से तय जगह पर लेकर आया जो मरुपुर का रेलवे ट्रैक है। यहाँ ऑलरेडी राकेश ने एक तेजधार हथियार छिपा कर रखे थे। राजेंद्र शराब के नशे में था, इसलिए ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। इसके बाद कुल्हाड़ी से इसकी भी कहानी समाप्त की। चेहरा कोई पहचान न सके इसलिए सर को अलग किया। आजकल सबके फिंगरप्रिंट से अपने आधार कार्ड भी जुड़े हुए हैं, इसलिए राजेंद्र की हथेली भी अलग की ताकि पुलिस फिंगरप्रिंट से कोई सुराग ना निकाल पाए। उसके बाद अपने कपड़े उतारकर राजेंद्र को पहनाए, अपनी LIC की रसीद और वॉलेट उसके जेब में रखें, फिर रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया। उसका सर, हथेली और बाकी जो सामान थे उसको जंगल में ही कहीं और ले जाकर अग्नि के हवाले कर दिया। उन्हें राख बनाकर डिस्पोज कर दिया। अपनी बाइक को राकेश यहाँ से दूर ले जाकर एटा के मिरहाची रोड पर खड़ी कर देता है। उसके बाद हरियाणा भाग गया। जब किसी ने लावारिस बाइक देखी तो पुलिस को सूचित किया। एटा पुलिस बाइक ओनर की पहचान निकालती है। इन लोगों ने सब कुछ प्लान के तहत किया कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इधर वो आदमी रेलवे ट्रैक पर मिला। राकेश के घर वाले झूठा क्लेम करके अपना बेटा बताने लगे। उधर राकेश ने अपने नोज की प्लास्टिक सर्जरी कराई, जिसे राइनोप्लास्टी भी बोलते हैं। उसके बाद अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाए दिलीप शर्मा के नाम से। ये हरियाणा के पानीपत गया और वहां पर मजदूरी का काम करने लगा। धीरे धीरे काम सीखकर राजमिस्त्री बन जाता है। जिस घर में घटना अंजाम दी थी उसके फर्श को अच्छे से पैक करके सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना दिए थे। राकेश के घर वाले उस घर को किराए पर चढ़ा देते हैं। वहां किराएदार रहने लगे। उन्हें भी पता नहीं जिस घर के अंदर रह रहे हैं जमीन के नीचे कोई दफन है। राकेश ने फर्जी नाम पर सिम कार्ड लिया और अपने परिवार के संपर्क में रहा। चोरी चुपके उनसे मिलने के लिए भी जाता था। रूबी भी मिलने आती। ये व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं। प्लान अच्छे से कामयाब हो गया। इसी में 3 साल बीत गए। फिर वो DNA रिपोर्ट आती है, जिसके बाद दोबारा केस ओपन हुआ। राकेश की ही निशानदेही पर पुलिस की टीम मजदूरों के साथ बिस्रा के घर में पहुंची और बेसमेंट की खुदाई किया। वहां रहने वाले किराएदार भी हैरान हुए। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद वहां से अवशेष बरामद होते हैं। उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। राकेश के परिवार ने पूरे मोहल्ले में अफवाह उड़ा दी थी कि बहू अपने प्रेमी के साथ चली गई है। आगे DNA जांच में साबित हो जाता है कि वो अवशेष रत्नेश, अवनी और अर्पित के थे। राकेश के माता पिता, दोनों भाई और रूबी को सबूत मिटाने और सहायता करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। यह केस 2 अलग अलग जगह पर दर्ज हुआ। एक तो गौतम बुद्ध नगर के बिस्रक थाने में रत्नेश, अवनी और अर्पित का, और दूसरा कासगंज के ढोलना थाने में राजेंद्र का। 2 अलग अलग जगह यह केस चल रहा है। अभी तक इसका कोई फैसला आया नहीं। रत्नेश और राजेंद्र के घर वाले आज भी न्याय की राह देख रहे हैं।
राकेश पैथोलॉजी का काम करता था, इसलिए इसको फॉरेंसिक की समझ थी, जो सबूत मिटाने साफ सफाई में काम आया। इसके पिता और गर्लफ्रेंड पुलिस में थे, तो उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, सबूत कैसे जुटाए जाते हैं। इस केस में राजेंद्र की गलती इतनी थी कि वो राकेश की कदकाठी वाला था और दोस्त पर भरोसा करके उसके साथ चला गया। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।